कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग के पाठ 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पे चर्चा करेंगे। इसमें क्षेत्र पंचायत पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में आपने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जाना था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में 3 अंग होते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस चित्र को आप पिछली बार भी देख चुके हैं। इसमें ग्राम पंचायत के बारे में आपने पिछले पाठ में खूब पढ़ा था। आपने ये जाना था कि ग्राम पंचायत एक गांव में रहने वाले निवासियों से बनती है और इसके मुखिया को ग्राम प्रधान कहा जाता है। प्रधान जी का नाम तो आप अपने जानते ही होंगे, जानते हैं ना? तो अपनी उत्तर पुस्तिका में आप जरूर लिख लीजिएगा। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य, यानी जो गांव को वार्डों में बांटा गया है, उनके सदस्य मिलकर गांव का खूब विकास करते हैं। ये सब तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम क्या क्या जानेंगे? आज हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के दूसरे स्तर यानी क्षेत्र पंचायत के बारे में खूब जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत क्या है और इसका गठन कैसे होता है। हम इनके आरक्षित पदों के बारे में जानेंगे, हम इनके प्रमुख सदस्यों के बारे में जानेंगे तथा हम इनकी समितियों के बारे में जानेंगे और इनके कार्यों के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम क्षेत्र पंचायत की आमदनी और उनका कार्यकाल भी जानेंगे। तो हम लोग चलिए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र पंचायत के बारे में जानते हैं। क्षेत्र पंचायत क्या है? जैसे एक गांव के निवासियों को मिलाकर एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बनती है, उसी तरह कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है। इसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं और इसे विकास खंड भी कहा जाता है। आपको अपने विकास खंड के बारे में तो पता ही होगा। आपको अपना विकास खंड का नाम तो जानते ही होंगे। जानते हैं तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपने विकास खंड का नाम पता ही है। आप जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तो आपके विद्यालय का क्या नाम था? क्या नाम लिखते थे? बिल्कुल, प्राथमिक विद्यालय। और उसके आगे आप लिखते थे अपने गांव का नाम। यानी अगर आप शेरपुर गांव में रह रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम आप क्या लिखते हैं? प्राथमिक विद्यालय शेरपुर। अब इसके बाद आप एक शब्द और लिखते थे, अपने विकास खंड का नाम। याद आया? बिल्कुल लिखते थे ना। मान लीजिए अगर आप सूरतगंज ब्लॉक में रह रहे हैं या सूरतगंज विकास खंड में रह रहे हैं तो आप अपने स्कूल का पूरा नाम कैसे लिखते थे? प्राथमिक विद्यालय शेरपुर विकास खंड सूरतगंज। अब आपको अपना विद्यालय का पूरा नाम याद आ गया होगा। यही जो आप विकास खंड सूरतगंज लिख रहे हैं, ये विकास खंड ही क्षेत्र पंचायत कहलाता है। क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक भी कहा जाता है और इसके ऑफिस को ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। याद आ गया ना? अब अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख लीजिए। आपको अपने सामने ये दिख रहा होगा माधोपुर क्षेत्र पंचायत। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। ये एक क्षेत्र पंचायत है जो आपको सामने जो दिख रहा है। ये क्षेत्र पंचायत में कौन कौन से गांव हैं ये आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। माधोपुर क्षेत्र पंचायत कैसे बनी है? इन्हीं गांवों से मिलकर बनी है। गांव का नाम क्या है? कंजारा, सिकरा, रमईपुर, रोहितपुर, मनकापुर, बधनी। इस तरह से सारे गांव के नाम दिए गए हैं। और भी गांव हैं लेकिन आपको इतने ही नाम दिख रहे होंगे क्योंकि आपकी पुस्तक में ही इतने नाम हैं। इन सभी गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत माधोपुर का निर्माण हुआ है। क्षेत्र पंचायत माधोपुर के गांव में खूब विकास कार्य होता है। किसी गांव में कुआं बन रहा है तो किसी में तालाब खुदा जा रहा है, किसी गांव में तो पानी के लिए पाइप लाइनें बिछ रही हैं और कहीं हैंडपंप लग रहे हैं। कोई गांव में तो अनाज रखने के लिए गोदाम ही बनाए जा रहे हैं
और इन कामों की देखरेख के लिए माधोपुर क्षेत्र पंचायत कार्य करती है। इस तरह आपने देखा माधोपुर क्षेत्र पंचायत कितना कार्य कर रही है और माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने अपने लिए एक कार्यालय भी बना रखा है, वो भी कस्बे के बीचों बीच में, और उस पे बोर्ड लगा रखा है माधोपुर क्षेत्र पंचायत। और इसी क्षेत्र पंचायत कार्यालय में सारे सदस्य बैठते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं और नए कार्यों की कार्य योजना बनाते हैं। तो आपने देखा माधोपुर क्षेत्र पंचायत में खूब सारा काम होता है। इसी तरह सारे क्षेत्र पंचायतों में कार्य होते हैं। अब हम जानते हैं कैसे क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत बनने के बारे में अब तक तो आपने जान ही लिया, लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। और अच्छे से समझने के लिए इसी माधोपुर क्षेत्र पंचायत का उदाहरण ले लेते हैं। पिछले साल माधोपुर क्षेत्र पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था और वो ग्राम प्रधान के चुनाव के साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी चुनाव हो गया था। तो आपको अब माधोपुर क्षेत्र पंचायत के गांव के नाम तो याद ही हैं। उन्हीं गांव में रोहितपुर से 5, मनकापुर से 4, बदनी से 3, इसी तरह और भी गांवों से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आए और इन्हीं लोगों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बन गई। तो इनके जो सदस्य चुनकर आए थे उन्हें बीडीसी सदस्य भी कहा जाता है। अब आपको जानकारी हो गई होगी, क्योंकि बीडीसी सदस्यों का नाम तो आप अपने बड़ों के मुंह से ज़रूर सुनते हैं। पता करिएगा कि आपके क्षेत्र का बीडीसी सदस्य कौन है। अभी हमने आपको बताया कि ये सदस्य चुन कर आते हैं, तो इनको चुनता कौन है इसके बारे में भी जान लें। इनको जो मत देकर सदस्य बनाते हैं, यानी वो मतदाता जो वोट देते हैं, वो होते हैं जो उसी क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से ये सदस्य चुने जाते हैं, यानी उस क्षेत्र के मतदाता सूची में इनका नाम शामिल हो और साथ ही साथ इनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। इसी के साथ अब हम उनके बारे में भी जानते हैं जो इस पद के सदस्य होते हैं, यानी प्रत्याशी। प्रत्याशियों के लिए भी एक ही शर्त होती है कि वो उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, यानी मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। साथ में इनकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। यही कारण तो है कि माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप बच्चे किसी भी मतदान में या मतदान प्रक्रिया में वोट क्यों नहीं डालते हैं या प्रत्याशी क्यों नहीं बनते हैं। क्यों? जी हाँ, क्योंकि आपकी आयु 18 वर्ष ही नहीं पूरी है, अभी आप छोटे हैं। तो आप इस चुनाव में क्या कर सकते हैं? चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। किस तरह से? सारे मतदाताओं को जागरूक करके आप भाग ले सकते हैं। उन्हें ये बताइए कि वोट देना कितना ज़रूरी है, उनके एक एक मत का कितना महत्व है। उसके साथ साथ आप अपने बड़ों को ये भी बताइए कि वे अपने साथ मतदाता पहचान पत्र या कोई आईडी लेकर ही मत डालने जाएं। और आप तो इसके लिए काम भी कर चुके होंगे, याद आ गया ना? अपने शिक्षकों के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी आपने खूब निकाली होगी। तो रैली निकालने में तो आपको मज़ा भी आया होगा। तो इस तरह आप इन चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी निभा सकते हैं। अब हम लोग आरक्षित सीटों की बात करते हैं, यानी महिला आरक्षित सीटों की। क्षेत्र पंचायत के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं, यानी सुरक्षित कर दिए जाते हैं। और जो पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है उसकी शर्त ये होती है कि वहाँ केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है, उन पदों पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यही महिला आरक्षित सीट कहलाती है। इसके साथ साथ महिला और भी सीटें होती हैं जो आरक्षित कर दी जाती हैं, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षित पद बनाए जाते हैं और ये आरक्षित पद पर ही केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये आरक्षण की नियमावली निर्धारित है। कैसे निर्धारित है? उसके निर्धारण की एक प्रक्रिया है। जैसे जिस वर्ष, यानी इस वर्ष अगर वो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है तो अगली बार ये पद पुरुषों के लिए हो जाएगा।
यानी अगले उन चुनाव में वहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं या सामान्य हो जाता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह और भी आरक्षण में बदलाव होते रहते हैं। अब आपको ये पता चल गया ना कि जो कभी कभी आपके क्षेत्र में पद आरक्षित होते हैं, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, तो अगली बार पुरुष भी लड़ सकते हैं, सामान्य भी लड़ सकते हैं। तो ये आरक्षण की नियमावली आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब आगे हम क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पदों के बारे में जानते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनकर आते हैं, उनका चुनाव होता है, ये तो आपने जान ही लिया। अब उनके कौन कौन से प्रमुख पद हैं ये हम लोग जान लें। वैसे तो सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के सांसद और विधायक भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। लेकिन इनके साथ क्या शर्त है? इनके साथ भी एक शर्त लगी हुई है। क्या? कि वो सांसद और विधायक उस क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का ही निवासी हो, यानी वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, तभी वो उस क्षेत्र पंचायत का सदस्य बन सकता है। और अब ये सारे सदस्य और विधायक और सांसद जी सभी लोग मिलकर अपने लिए एक पंचायत प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। आपने भी अपने ब्लॉक के प्रमुख का नाम सुना होगा, पता करिएगा उनका क्या नाम है और अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। और पंचायत प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख की सहायता के लिए सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं, सभी सदस्य, और उनकी सहायता करने के लिए उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का भी चुनाव कर लेते हैं। पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख मिलकर अपने कार्य की कार्य योजना बनाते हैं। इसमें पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख वही सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं, यानी विधायक और सांसद इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी अपनी बैठकों का यानी इनकी बैठकों का जो अध्यक्षता करता है वो पंचायत प्रमुख करता है और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख करता है। उप प्रमुख की अनुपस्थिति में कनिष्ठ प्रमुख करता है। तो ये सभी लोग मिलकर अपने क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए खूब कार्य करते हैं। हमने देखा क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में खूब काम करती है, खूब सारा विकास कराती है। तो अब इसके लिए वो कैसे कार्य करती है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी क्षेत्र पंचायत की विभिन्न समितियों के बारे में हम जानते हैं। वैसे हमने अभी तक जाना कि क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य ही ग्राम पंचायत के कार्यों की देखभाल करना है। तो देखभाल करने के लिए वो क्या करेंगे? देखभाल करने के लिए वो उन्होंने छोटी छोटी समितियों का निर्माण कर रखा है और इन समितियों में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा क्षेत्र पंचायत की कौन कौन सी समितियां हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है निर्माण समिति। निर्माण समिति माने क्षेत्र की निर्माण समिति, निर्माण कार्यों की देखभाल करने वाली। दूसरी जल समिति है और तीसरी शिक्षा समिति, चौथी स्वास्थ्य समिति है। तो ये समितियां महत्वपूर्ण समितियां, इसके अतिरिक्त और भी समितियां हैं जो क्षेत्र पंचायत में कार्य करती हैं। सबसे पहले हम निर्माण समिति की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी समितियां अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं। क्षेत्र निर्माण समिति का क्या कार्य है? क्षेत्र निर्माण समिति अपने क्षेत्र में हो रहे किसी भी निर्माण कार्य पर नज़र रखती है और जो निर्माण कार्य हो चुका है उनकी देखभाल भी करती है। इसी तरह जल समिति अपने क्षेत्र में जल की व्यवस्था पर देखती है। साथ ही साथ शिक्षा समिति का कार्य तो हम लोग के से संबंधित है, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। शिक्षा समिति जो है वो विद्यालयों में जाती है और उनकी समस्याएं सुनती है और समाधान करने का प्रयास भी करती है। स्वास्थ्य रक्षा समिति जो होती है वो मनुष्यों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। उनके टीकाकरण, उनके महामारी फैलने से रोकथाम, इस तरह के कार्य स्वास्थ्य रक्षा समिति करती है। इन समितियों के सदस्यों को सरकार द्वारा बनाई गई समस्त योजनाओं की जानकारी होती है और ये देखती है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो योजना के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानने का प्रयास करती है कि उनके कार्य जो किसके लिए किए जा रहे हैं और जिनके लिए किए जा रहे हैं वो इस कार्य से लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे काम समितियों के होते हैं।
समितियों के बाद अब हम इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। कार्यों से संबंधित क्या, समितियां तो देखभाल कर लेती हैं, लेकिन इनके कुछ कार्य भी तो हैं, कार्य और दायित्व भी तो होते हैं, उसको भी ये क्या पूरा करते हैं। इनके कार्यों के बारे में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या लिखा है, पक्की सड़कों का निर्माण करना, फिर पशु चिकित्सालय बनवाना, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना, फिर खाद और बीज केंद्र खुलवाना और स्कूल बनवाना। तो ये सारे कार्य के अतिरिक्त भी और कार्य हैं, तो इन्हें थोड़ा विस्तृत रूप से हम जानते हैं। पक्की सड़कों का निर्माण करना मतलब जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, जहाँ यातायात की सुविधा ना हो और उसको सुगम बनाना है, तो वहाँ पर ये पक्की सड़कों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये अपने क्षेत्र के पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जिस जगह पर आवश्यकता होती है वहाँ पशुओं के लिए अस्पताल भी खुलवाते हैं और साथ ही वहाँ पे दवाओं की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे उनके साथ क्षेत्र के सारे पशु स्वच्छ और सुरक्षित रहें। उसके साथ ही साथ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब हम मनुष्यों के लिए जो अस्पताल, छोटे छोटे अस्पताल गांव में बनते हैं छोटे से, वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राथमिक उपचार होता है। याद आ गया ना, वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर एनएम दीदी बैठती हैं। ये खुलवाने का कार्य क्षेत्र पंचायत करती है, जहां आप बच्चे पल्स पोलियो की 2 बूंद पीने जाते हैं, वही स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में, अधिकांश बच्चों के गांव में तो ये होगा ही होगा। आप वहां जाते भी होंगे, तो आप पता करिएगा कि ये किसने बनवाया है, आपके क्षेत्र पंचायत के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो समिति है वो अनुमोदन करी होगी, तब ये कार्य हुआ होगा। इसके अलावा ये खाद और बीज केंद्र खुलवाते हैं। खाद और बीज केंद्र खुलवाने का काम तो हर गांव में कराना जरूरी होता है, क्योंकि गांव में ही तो खाद और बीज केंद्र की ज़रूरत होती है। आपके घरों में भी खाद और बीज आता होगा, और जो हमारी क्षेत्र पंचायत जिस दुकान को खुलवाती, यानी जो केंद्र खुलवाती है, उसे क्या कहा जाता है, सहकारी समिति। यहाँ पर उत्तम किस्म की खाद और नए और उत्तम बीज कम दामों में किसानों को मिलता है। आज एक काम करिएगा, आपके घरों में जो खाद और बीज आता है उसके बारे में अपने माता पिता से या बड़ों से पूछिएगा। आप पूछिएगा कि ये कहाँ से लाते हैं, और अगर वो सहकारी समिति से लाते हैं तो बताइएगा, अच्छी बात है, और अगर नहीं लाते हैं तो उनको बताइएगा कि आप सहकारी समिति के केंद्र से इन चीज़ों को लाएं, जिससे उन्हें अच्छे किस्म की खाद भी मिल सके और उत्तम और नए बीज मिल सकें, जिससे उनके खेतों में अच्छी उपज उगे। तो आपको पता चल गया ना खाद और बीज केंद्र खुलवाने का कारण। ये खुलवाते हैं और आपके गांव के लोगों को इसकी मदद मिलती है। इसके साथ ये स्कूल बनवाते हैं। जिस जगह पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है या और ऐसे शैक्षिक केंद्र नहीं हैं जहाँ से लोगों की पढ़ाई हो सके, तो ये वहाँ पर स्कूल भी बनवाते हैं। इनका एक कारण यह है कि ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का सारा बच्चा पढ़ जाए, कोई अनपढ़ ना रहे, सभी साक्षर हो जाएं और देश का नाम रोशन करें और देश का विकास हो। इसके लिए ये जगह जगह स्कूल खुलवाते हैं, बालिका शिक्षा के लिए भी स्कूल खुलवाते हैं, तमाम ऐसे कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये प्रौढ़ शिक्षा पे भी काम करते हैं कि जो व्यक्ति बड़े हो गए हैं, जैसे आपके बड़े, यदि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो अक्षर ज्ञान करने के लिए ये अपने वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की भी स्थापना करवाते हैं। इसके अलावा बहुत से कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्यों की कार्यशैली कैसी है, इसके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में एक ऐसी कहानी दी गई है, वर्णन दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाए कि क्षेत्र पंचायत कौन कौन से कार्य करती है और किस तरह कार्य करती है। उस वर्णन को हम आपको सुनाते हैं, आप जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। जुलाई का महीना था और रविवार का दिन था। तेज बारिश हो रही थी। गांव जगदीशपुर है, उसकी एक पुलिया टूट गई। उस दिन तो कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, लोग घर से बाहर नहीं निकले थे और रविवार का दिन था, लोगों की छुट्टियां चल रही थीं। दूसरे दिन जब बारिश बंद हुई तो गांव के कुछ लोग उस पुलिया तक गए। उन्होंने देखा, अरे ये तो पुलिया ही टूटी है,
लोगों ने विचार किया कि ये पुलिया टूटी कैसे। अभी तो पिछली गर्मी में ठेकेदार ने इसे बनवाया था। वहाँ जाकर उन्होंने टूटे हिस्से को जब देखा तो देखा कि वहाँ पर सीमेंट और लोहा कम लगा है। उन लोगों ने कहा, अरे ये तो लोहा और सीमेंट कम होने की वजह से पुलिया टूटी है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अभी अगर लोग आते जाते तो हादसा हो जाता। इसके लिए उन्होंने ठेकेदार को बुलवा भेजा। ठेकेदार बगल के गांव कंजारा का निवासी था। उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा, हम नहीं आएंगे। अब सबको बहुत गुस्सा आया। लोग जगदीशपुर गांव के लोगों ने जुलूस बनाया और क्षेत्र पंचायत दफ्तर पहुंच गए। वहां पर जो क्षेत्र पंचायत दफ्तर में पंचायत प्रमुख बैठे थे श्री घनश्याम सिंह, उनसे उन्होंने अपनी खूब शिकायत करी और कहा कि पुलिया टूट गई, वहाँ पर लोहा और सीमेंट ही इतना कम लगा था, नुकसान हो जाता, किसी का जान भी जा सकती थी। घनश्याम सिंह जी ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें बैठने के लिए कहा और अपने क्षेत्र निर्माण समिति को पुलिया देखने के लिए भेजा। जब वो लोग वहाँ देखने पहुँचे तो देखा कि बिल्कुल सही बात है, जिस स्थान से पुलिया टूटी हुई है वहाँ पे सीमेंट और लोहा कम लगा है, यानी सरिया कम लगा है। अब उन्हें तो भाई गुस्सा आ गया। वो वहाँ से आकर सारी बातें पंचायत प्रमुख को बताई। पंचायत प्रमुख भी गुस्से में हो गए और उन्होंने तुरंत जगदीशपुर गांव के ग्राम प्रधान को बताया कि ठेकेदार को तुरंत बुलाया जाए। अब तो ठेकेदार को पंचायत दफ्तर आना ही पड़ा। जब ठेकेदार पंचायत दफ्तर आया तो लोगों ने उसको खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारे इस कार्य के लिए हम उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। ठेकेदार डर गया, उस माफ़ी मांगने लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पंचायत के सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने कहा कि यदि ठेकेदार अपने पैसे से उस पुलिया का पुनः निर्माण कराए तो हम इसको माफ़ कर देंगे। ठेकेदार बेचारा मान गया और मानता न तो करता क्या, उसी ने तो पुलिया कम में सीमेंट और सरिया कम लगाई थी, इसलिए तो उस पुलिया टूटी थी। अब ठेकेदार को ये बात माननी पड़ी और अपने पैसे से पुलिया का निर्माण करना पड़ा। तो आपने देखा क्षेत्र पंचायत के सदस्य किस तरह अपना कार्य करवाते हैं। ये इनकी कार्यप्रणाली है और इसी तरह वो सारी समितियां कार्य करती हैं और क्षेत्र पंचायत अपना कार्य करवाता है। अब हम क्षेत्र पंचायत की आमदनी की बात करते हैं। जैसे एक छोटा काम करना हो तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह क्षेत्र पंचायत को भी किसी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक पेंशन लेनी हो तो आप कहाँ से पैसा मांगेंगे? अपने माता पिता से मांगेंगे और वो माता पिता आपको जब पैसा देंगे तो आप दुकान जाके पेंसिल खरीद लाएंगे और उससे लिखेंगे। तो क्षेत्र पंचायत को इतने सारे काम करने होते हैं तो वो कहाँ से पैसा मांगे? वो मांग के तो काम चला नहीं सकता। तो इसके लिए उसके विभिन्न आय के स्रोत हैं जहाँ से उसे धन की प्राप्ति होती है। उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, आप देखिए, विभिन्न करों से आया धन। विभिन्न करों से आया धन का मतलब क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र की ज़मीनों पर कर लगाती है, टैक्स वसूलती है। उसके साथ साथ वो मेलों और दुकानों पर भी कर लगाती है जिससे उसे धन की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत को सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। सरकार उसे एक निश्चित धनराशि देती है जिसका जो उसके बैंक नाम के खुले बैंक खातों में जाता है और सारे सदस्य मिलकर उस खाते से ज़रूरत का पैसा निकालते हैं और विकास कार्य में लगाते हैं। इस तरह बिना पैसे के कोई भी कार्य इनका रुकता नहीं है। अब हम इस सब कुछ जानने के बाद ये जान लें कि एक क्षेत्र पंचायत कितने वर्षों तक काम करती है। एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य जब एक बार चुनाव जीत के आता है यानी पूरी क्षेत्र पंचायत 5 वर्ष के लिए काम करती है। इसके अलावा इनके कामों को अच्छे से चलाने के लिए सरकार इनके पंचायत दफ्तर में कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी नियुक्त करते हैं। इनमें सबसे बड़े अधिकारी को खंड विकास अधिकारी या BDO कहा जाता है।
अब आपको अपने ब्लॉक के वीडियो का नाम पता करना है। पता करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। ये सारे सदस्य खूब मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अगले आने वाले चुनाव में 5 वर्ष के बाद जो चुनाव आएगा उसमें ये हार जाएंगे। इन्हें मतदाता वोट नहीं देंगे और इस पद पे रहते हुए ये कोई कार्य नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना ये जान लेते हैं। आज के पाठ में हमने क्षेत्र पंचायत का गठन और आरक्षित पद, क्षेत्र पंचायत की समितियां, क्षेत्र पंचायत के कार्य, क्षेत्र पंचायत की आमदनी और उनके कार्यकाल के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। वो अभ्यास प्रश्न करके आपको अपना पाठ पक्के से याद हो जाएगा। आप अब देखिए, आपके सामने अभ्यास प्रश्न दिख रहा है। कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है, सही जोड़े बनाइए। इसमें समूह का दिया है और समूह खा दिया है। समूह का में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, फटाक से जल्दी से लिख डालिए। और समूह खा में कुछ शब्द लिखे हैं, इसे भी लिख लीजिए। और इसको करना क्या है, समूह का के कोई प्रश्न देख के समूह खा के उत्तर से मिला लेना है। जैसे आपको एक हम मिला के दिखाते हैं, ये इसी तरह आपको मिलाना है। आपका पहला है कार्यों की देखरेख। कार्यों की देखरेख कौन करती है, देखिए इसमें कौन कर रहा है, समितियां करती हैं। कार्यों की देखरेख समितियां करती हैं, क्षेत्र पंचायत समितियां। तो इसी तरह अब और सारे प्रश्न के आप फटाफट उत्तर मिलाते जाइएगा। अब हम एक और प्रश्न करते हैं, जिसे करके आपको अच्छा लगेगा। इसमें एक प्रश्न आएगा और उसके 4 विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। जो सही होगा वो आपके स्क्रीन पे रह जाएगा, और नहीं तो सब भाग जाएंगे। देखेंगे, देखा जाए, चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आ गया, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए अभी आएगा 21 वर्ष, फिर आया 25 वर्ष, फिर 18 वर्ष, फिर आ गया 20 वर्ष। अब मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो पहले 25 को देखते हैं। 25 भाग गया, ये देखिए गायब हो गया। अब 18 को देखते हैं, नहीं गया ना, यही सही था। अगला भी देख लेते हैं, 20 वर्ष चला गया। अब ये देखिए, ये जाके यहाँ आ गया, यानी मतदान करने की न्यूनतम आयु इतनी है। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, आप इसको भी यूं ही करते जाइए, और करते करते आपको जो उत्तर सही होगा वही आपका इसमें दिखेगा, और सब गायब हो जाएंगे। देखिए बीडीसी सदस्य, ये सही उत्तर है। अब हम एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य अपने आसपास के 5 ग्राम सभाओं के नाम लिखना है और पड़ोस के 2 क्षेत्र पंचायत का नाम लिखना है। साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत स्वास्थ्य रक्षा समिति आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करती है, इसकी सूची बनाइए। ये प्रोजेक्ट कार्य है, इसे करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगली कक्षा जिला पंचायत की है ना, उसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे और जिला पंचायत के बारे में सब कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।